वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था और आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मिस्टर फायोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फायोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको लगभग अंदाज़ा होगा कि फायोल की जो प्रिंसिपल है वो आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हैं और जो टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो हैं 14। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द प्रिंसिपल नंबर 1 जिसका नाम है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, अभी डिवीज़न ऑफ वर्क इसका सेंस क्या है? देखो भाई, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सारे काम होते हैं तो क्या एक पर्सन उन कामों को कंप्लीट कर सकता है क्या? और चलो कंप्लीट कर भी ले तो क्या उस काम के कंप्लीशन के रिज़ल्ट में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का लेवल मेंटेन होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है नो, क्योंकि वन मैन आर्मी इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और हमें ऑलरेडी पता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है। तो इस केस में एज पर दिस प्रिंसिपल ये एडवाइस किया जाता है कि बीइंग अ मैनेजर, आप सोचिएगा कि बीइंग अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी टास्क हैं उन टास्क को आप डिवाइड करो। क्या करो? बाइफरकेट करो। जब आप उन टास्क को बाइफरकेट करोगे छोटे छोटे टुकड़े में, तो उन टास्क को आप क्या करोगे, मतलब परफॉर्म करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे। ठीक है, और जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे तो अल्टीमेटली आप जो भी टास्क दोगे उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे दोगे, उनके एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे दोगे। जैसे सपोज अगर अकाउंटिंग की ही बात आ जाती है, अकाउंटिंग या फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात आ जाती है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं। एक तरफ आपका अकाउंटिंग हो जाता है, उसके बाद आपका टैक्सेशन हो जाता है, उसके बाद आपका इंटरनल ऑडिट हो जाता है। ठीक है, बहुत बार वेरिफिकेशन की बात हो जाती है, फिर वाउचिंग की बात हो जाती है। तो क्या ये सारा काम एक ही इंसान कर सकता है क्या? नहीं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो काम है उसको अलग अलग बांटा गया। अकाउंटेंट को अकाउंटिंग दिया गया, टैक्स एक्सपर्ट को टैक्सेशन का काम दिया गया, कोई बंदा जिसको ऑडिट की नॉलेज है या फिर जो कंपनी में काम करता है, बीइंग अ सीए भी है तो उसको इंटरनल ऑडिट का काम दिया गया, और कुछ क्लर्क थे या फिर कुछ जो नॉर्मल पर्सन थे जिनको रूटीन वर्क दिया जा सकता है उनको वेरिफिकेशन और वाउचिंग का काम दिया गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड डिवीज़न ऑफ वर्क। इसी बंटवारे को क्या कहा जाता है? डिवीज़न ऑफ वर्क कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वर्क है उसको स्मॉल स्मॉल टास्क और जॉब्स में क्या किया जाएगा? बाइफरकेट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और इन टास्क को स्पेशलिस्ट को असाइन किया जाएगा, जो ट्रेन पर्सनल है उनको असाइन किया जाएगा। अब सवाल है कि इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो भाई, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको क्या मिलेगा? इफ़ेक्टिवनेस, उसके साथ साथ इफ़िशियंसी। ठीक है, क्या आपको मिलेगा? इफ़ेक्टिवनेस मिलेगा और आपको इफ़िशियंसी मिलेगी। ठीक है, तो और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ मिलेगा, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डिवीज़न ऑफ वर्क क्यों करते हैं, हमें डिवीज़न ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो क्यों करना चाहिए, तो आपका आंसर होगा दैट फॉर गेटिंग इफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट्स और रिजल्ट्स और फॉर गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, यही है आपका डिवीज़न ऑफ वर्क, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड प्रिंसिपल की बात करते हैं और वो है सेकेंड प्रिंसिपल, दैट्स कॉल्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, मतलब डिसीजन लेने की जो पावर है, जो ताकत है, उसे क्या कहा जाता है? अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ अथॉरिटी का एक और मतलब होता है कि अगर आप किसी को ऑर्डर देने की कैपेसिटी में हो, अगर आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन में आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो और सामने वाले को आपका ऑर्डर मानना ही होगा इन जनरल,
तो ये भी अथॉरिटी कही जाती है। सो यहाँ पे अथॉरिटी के दो एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, पावर टू टेक डिसीजन और राइट टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है, डिसीजन लेने की पावर और ऑर्डर देने का अधिकार, ठीक है, और एक ओबीडियंस भी उसको मिलना चाहिए। देखो भाई, अगर मान लेते सपोज दैट आपको किसी ने ऑर्डर दिया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सिबलिंग्स के केसेस में होता है, भाई बहनों के केसेस में या भाई भाई या बहन बहन के केसेस में, कि उसने कहा कि जाओ तुम मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर लेके आओ, ठीक है, अब वो लाया नहीं, ठीक है, अब जब ये लाया नहीं तो क्या इसका अथॉरिटी रह गया? क्या नहीं रह गया, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब बस ऑर्डर देना नहीं होता, उसका ओबीडियंस भी उसे मिलना चाहिए। अथॉरिटी का ये कंप्लीट सेंस है। तो इसलिए जब आप अथॉरिटी को डिफाइन करेंगे तो आपको कहना चाहिए अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर टू टेक द डिसीजन, और अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, ठीक है। अगर आपको ओबीडियंस नहीं मिलेगा तो आपकी अथॉरिटी बस नॉमिनल अथॉरिटी है, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो भाई, यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है, वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन अगर आप हिंदी में देखते हो तो इसे उत्तरदायित्व कहा जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, और किस चीज़ का ऑब्लिगेशन है? कि जो भी आपको जॉब असाइन किया गया है, ठीक है, जो भी आपको टास्क दिया गया है, उस टास्क को आप ऑन टाइम कंप्लीट करें। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहा जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। क्लियर क्या? तो अथॉरिटी का मतलब क्या? ऑर्डर देना, डिसीजन लेना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो भी आपको काम मिला है उस काम को आप ऑन टाइम कंप्लीट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप किसी पर्सन को अंडर डिवीज़न ऑफ वर्क, याद रख लीजिएगा, मैं रिलेट करके आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को अंडर डिवीज़न ऑफ वर्क कोई भी टास्क देते हो, कोई भी जॉब देते हो, कोई भी वर्क देते हो परफॉर्म करने के लिए, तो इस केस में इस टास्क, जॉब या वर्क के साथ साथ आपको उस पर्सन को अथॉरिटी भी देनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी। जैसे सपोज दैट अगर आपने किसी को कहा कि हाँ जी भाई जाओ तुम पेन लेके आओ मेरे लिए, ठीक है, तुमने काम तो दे दिया, लेकिन तुमने पावर नहीं दिया ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पेन लेना है, कितना पेन लेना है, कौन से कलर का लेना है, कहाँ से लेना है, ठीक है। तुमने कहा जाओ उस दुकान से ले आओ। अब सपोज दैट अगर वो शॉप बंद होगी तो आपसे बार बार पूछेगा, हाँ जी सर वो दुकान बंद है, कहाँ से लाऊं? तुमने कहोगे दूसरी दुकान पे चले जाओ, पूछेगा कौन सी दूसरी दुकान पे चला जाऊं, ठीक है, तुम बता दिए, चलो वो दुकान ओपन भी रही। उसके बाद वो आपसे पूछे कि कौन से कलर का लूं, कौन से साइज़ का लूं, कौन से प्राइस का लूं, नेगोशिएट करूं या ना करूं, ठीक है। तो अगर आप उसको अथॉरिटी नहीं दोगे तो 50 सवाल पूछेगा और आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपने उसे अथॉरिटी नहीं दी ना, मतलब पावर टू टेक डिसीजन नहीं दिया, ठीक है। आपने उससे निर्णय लेने की जो ताकत है, जो डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है, पावर है, वो आपने नहीं दिया, तो आपसे हर बार पूछेगा, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा नहीं तो फिर आप चिल्लाओगे उस पर। तो इसलिए कहा जाता है कि बस काम देना काफ़ी नहीं होता, काम के साथ साथ आप उसे अथॉरिटी दें। हाँ, और अगर आप उसे अथॉरिटी देंगे तो फिर वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल भी फील करेगा। रिस्पॉन्सिबल फील करेगा मतलब उस पर उत्तरदायित्व आएगा, वो ऑब्लाइज्ड होगा कि हाँ जी मुझे इस काम को सही तरीके से ऑन टाइम कंप्लीट करके सबमिट करना है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, काम देना और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देना, तो याद रख लीजिएगा कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं मिलेगा, आपको कोई भी इफिशिएंसी नहीं मिलेगी, आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको काम के साथ साथ, मतलब काम को बांटने के साथ साथ कंसर्न पर्सन को अथॉरिटी भी देनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जिसका नाम है आपके सामने डिसिप्लिन, थर्ड। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा ये डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। आमतौर पे हमारे लिए स्कूल में डिसिप्लिन का सेंस क्या होता है कि हाँ जी ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासित है, ये अनुशासित नहीं है, ठीक है।
अब सिंपल सी चीज़ है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, स्कूल में गए, अगर लड़के हैं तो बाल अगर उनका लंबा है तो बंदा डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। बाल छोटा है तो हाँ जी बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, ठीक है। थोड़ा बहुत बदमाशी कर दी तो डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स ब्रेक कर दिए तो डिसिप्लिन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फीमेल्स हैं, टू पोनी नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। एक अजीब सा सिनेरियो है हमारे यहाँ डिसिप्लिन को लेके, ठीक है। लेकिन मैं उस अप्रोच की बात नहीं कर रहा। डिसिप्लिन का यहाँ पे जो सेंस है वो एक अलग चीज़ हो जाती है और अलग चीज़ नहीं है, यही डिसिप्लिन का सेंस है। भले ही यहाँ पे पर्सन टू पर्सन जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव बना हुआ है डिसिप्लिन को लेके, उससे मैं बात नहीं कर रहा, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे सिंपल सा सेंस है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या फिर आपने कुछ उनके साथ अग्रीमेंट्स कर रखे हैं, ठीक है। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो वन साइडेड नहीं होते, मैनेजमेंट का भी होता है और एम्प्लॉय का भी होता है। अग्रीमेंट मैनेजमेंट का भी होता है और एम्प्लॉय का भी होता है। जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ जी आइए आप हमारे यहाँ काम कीजिए, ठीक है, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो ऑन टाइम आएंगे। अगर रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है, आप 9 बजे आइए, ठीक है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि आप अगर 1 घंटा लेट से आएंगे तो आपका 5% सैलरी काटा जाएगा और आपने अग्री करा है तो आपको लेट नहीं आना चाहिए, और अगर आपकी सैलरी कटती है तो आपको चिल्लाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से उन्हीं अग्रीमेंट्स में ये भी मेंशन होता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉय को ऑन टाइम सैलरी भी देगा, ठीक है। तो आपका ऑन टाइम आना ज़रूरी है और मैनेजमेंट अगर आपको सैलरी ऑन टाइम ना दे तो चलेगा क्या? नहीं जी, नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों साइड से होते हैं, अग्रीमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो दोनों साइड से होती हैं। तो यहाँ पे बीइंग अ एम्प्लॉय और बीइंग अ पर्सन एंड देन बीइंग अ मैनेजमेंट, इन दोनों की जो जिम्मेदारी है कि जो दोनों ने अपने अपने शब्द एक दूसरे को दिए हैं उन दोनों को एग्जीक्यूट करें। जो एम्प्लॉय है जो उसने अग्री करा है उसको रिस्पेक्ट करे और उसको एग्जीक्यूट करे, और मैनेजमेंट भी यही काम करे। सो डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स। डिसिप्लिन का मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों को फॉलो करे अगर आपने अग्री करा है, और जो आपके और मैनेजमेंट के बीच में अग्रीमेंट हुआ है उस अग्रीमेंट को आप रिस्पेक्ट करके उसके सारे चीज़ों सारे पॉइंटर्स को आप फॉलो करें, और मैनेजमेंट भी करे। बस एम्प्लॉय ना करे, बस ये पर्सन ना करे, इसे भी करना पड़ेगा। अदरवाइज इसको आप डिसिप्लिन नहीं कहोगे तो ये डिसिप्लिन हो जाएगा क्या? नहीं जी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिसिप्लिन का अप्रोच बोथ साइड से देखा जाता है, वन सिंगल साइड से नहीं देखा जाता। इसलिए कहा जाता है कि फायोल के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए। तो हर एक लेवल पे, याद होगा हमने ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल देखे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो हर लेवल पे जो आपके सामने सुपीरियर है वो एक अच्छा सुपीरियर हो, गुड सुपीरियर हो, एक अच्छा बॉस हो, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके साथ अग्रीमेंट्स किए गए हैं वो अग्रीमेंट्स ट्रू और फेयर हो। क्या हो? ट्रू और फेयर अग्रीमेंट्स हो। ऐसा नहीं कि कोई इसमें किसी को सुपरसेड कर रहा है, कोई प्रेशर ग्रुप के तरीके से काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस टूटे हैं और अगर पेनल्टी का प्रोविज़न है, किसका है? पेनल्टी का प्रोविज़न है, तो उस पेनल्टी का जो एप्लीकेशन है वो जुडिशियस हो। जुडिशियस हो मतलब क्या कि अगर कोई गलती करता है और दूसरा भी गलती करता है तो सबके साथ उचित व्यवहार हो, सेम व्यवहार हो। ऐसा नहीं कि उसके साथ फेवरेटिज्म निभा दिया गया तो उसके साथ फेवरेटिज्म नहीं निभाया गया, पर चला वो बॉस का साला निकला तो भाई उसको छोड़ दिया गया, एक नॉर्मल बंदा है उसकी सैलरी काट ली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप डिसिप्लिन की बात करते हैं तो एज पर डिसिप्लिन प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, अग्रीमेंट जो हुए हैं एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जब दोनों फॉलो करेंगे, दोनों उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दिस इज द अल्टीमेट सेंस ऑफ डिसिप्लिन। मतलब जो भी आपने वर्ड्स दिए हैं, जो भी आपने ज़बान दी है, उस ज़बान का मान रखना, मैनेजमेंट भी अपने ज़बान का मान रखे और जो बंदा है, जो एम्प्लॉय है, जो पर्सनल काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी अपने वर्ड्स को रिस्पेक्ट करे जो उसने वर्ड्स एक्सचेंज करे हैं। दिस इज़ द ट्रू सेंस ऑफ डिसिप्लिन एज पर हेनरी फायोल। तो इसके 3 अप्रोच मैंने आपको
आपको बताए हैं कि हर एक लेवल पे अच्छा सुपीरियर हो, अग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो ट्रू, फेयर और क्लियर हो, और साथ ही साथ पेनल्टी का जुडिशियस एप्लीकेशन हो अगर कहीं पे पेनल्टी की ज़रूरत पड़ती है तो ये था आपका डिसिप्लिन। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो फोर्थ प्रिंसिपल का नाम क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान से समझिएगा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, ठीक है। फायोल के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसका एक ही बॉस होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, एक इंडिविजुअल का एक ही बॉस होना चाहिए। ये नहीं कहा कि पर इंडिविजुअल का अपना अपना बॉस होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे पूरे के पूरे 20 लोगों की ग्रुप है, ठीक है, तो इस 20 लोग के ग्रुप को एक ही बंदा हेड करे और वही बंदा क्या हो? बॉस हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख गया कि हर एक 20 इंसान का क्या है? एक ही बॉस है, ना कि 20 इंसान का 20 बॉस होना चाहिए। फायोल का ये कहना है, ठीक है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? सवाल बनता है कि ऐसा क्यों? फायोल ने क्यों कहा दैट देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से समझना क्यों कहा गया। दो केसेस आपके सामने रखे जाते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारा बॉस हो गया, ठीक है, और उसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट्स होंगे, जूनियर हो गए। हाँ जी, तो बात सिंपल सी चल रही थी कि ये हो गया हमारा बॉस और उसके नीचे क्या हो गए? 3 सबऑर्डिनेट्स या जूनियर्स, जो भी आप कहें, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो बॉस है वो सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको भी ऑर्डर दे रहा है, इसको भी ऑर्डर दे रहा है और इसको भी ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। सभी लोग को इंडिविजुअल ऑर्डर इसने दिया है। ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ठीक है। अब आप सेकेंड केस को देख लीजिए। यहाँ भी एक बॉस है और इसके साथ साथ इसी लेवल पे एक और बॉस है, और यहाँ पे अब 3 सबऑर्डिनेट स्टिल हैं। तो ये हो गया बॉस नंबर 1, ये हो गया बॉस नंबर 2, ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं एज इट इज़, जो जूनियर्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्डर कैसे मिल रहा है। ये बॉस नंबर 1 इसको भी ऑर्डर दे रहा है, इसको भी ऑर्डर दे रहा है और इसको भी ऑर्डर दे रहा है, तीनों को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, सबऑर्डिनेट 3, ठीक है। और बॉस नंबर 2 उसी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे सबऑर्डिनेट 1 को भी ऑर्डर दे रहा, 2 को भी ऑर्डर दे रहा और 3 को भी ऑर्डर दे रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अपने आप को अज्यूम कीजिएगा कि सपोज दैट ये हैं आप, मैं आपके लिए मार्क कर दूँ, सपोज दैट ये हैं आप, ठीक है। अब ये बताइए कि फर्स्ट केस में आपको एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम सिंगल बॉस से सिंगल ऑर्डर मिल रहा है कि हाँ जी भैया मेरा ये काम कर दो, ठीक है। दूसरे केस में आपको बॉस 1 से एक ऑर्डर मिल रहा है और उसी टाइम पे बॉस 2 से भी ऑर्डर मिल रहा है, और आप दोनों के काम में से किसी के भी काम को टाल नहीं सकते, ठीक है। सबको एक ही टाइम पे अपना अपना काम कंप्लीट चाहिए, ठीक है। अब बताइए पंगा कहाँ पे खड़ा होगा आपके लिए? सर ये तो कोई भी बता देगा, पंगा तो फर्स्ट में नहीं होगा ना, क्योंकि फर्स्ट में तो हमारे को ऑर्डर मिला और हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि हमारे को एक ही काम करना है एक टाइम पे। लेकिन पंगा कहाँ पे होगा? सेकंड वाले केस में हम डिलेमा में आ जाएंगे, हम बॉस 1 के बात को रिजेक्ट करें या बॉस 2 के बात को रिजेक्ट करें। क्योंकि अगर हमारे को काम करने पे अगर कोई अप्रेजल मिलता है, ठीक है, अवार्ड मिलता है, और काम ना करने पे तो हमारे को पेनल्टी मिलेगी, तो आप इस केस में आपको अप्रेजल भी मिलेगा और आपको पेनल्टी भी मिलेगी, तो आप क्या चूज़ करोगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे ये नहीं चूज़ करोगे कि बॉस 1 से मुझे अप्रेजल मिलेगा और बॉस 2 से मुझे पेनल्टी मिलेगी। जिसका काम नहीं करोगे उससे आपको पेनल्टी मिलेगी, जिसका काम करोगे उससे आपको अप्रेजल मिलेगा। बात एकदम सीधा सीधा साफ है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ना ही आप बॉस 1 का प्रॉपर पूरा काम सही तरीके से कर पाओगे और ना ही आप बॉस 2 का आप सही से काम कर पाओगे। यही प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एक इंडिविजुअल के कितने बॉस बना दिए गए हैं? 2 बॉस बना दिए गए हैं, 2 सुपीरियर बना दिए गए हैं। अगर दोनों में से किसी एक सुपीरियर को हटा दिया जाए और एक पर्सन का एक ही बॉस रहे तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मुझे क्या लगता है, फायोल जी ने ही कहा था ये बात और ये सबको लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड का ये फॉलोअप है और ये क्या है, वायलेशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो ऐसा होना चाहिए।
इसलिए कहा जाता है कि इफ़ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम 2 और मोर सुपीरियर एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। मतलब एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक इंडिविजुअल को 2 अलग अलग बॉसेस से 2 अलग अलग सुपीरियर से अगर ऑर्डर मिलता है तो उसमें यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है, और यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। व्हाट इफ अगर से यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाती है तो आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा कंसीक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। क्या है? कंसीक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। ठीक है। देखो भाई, अगर यूनिटी ऑफ कमांड टूटा तो उसका क्या रिपरकशन होगा? देखो भाई, सबसे पहला रिपरकशन होगा जो अथॉरिटी है वो क्या हो जाएगा, तो अंडरमाइन हो जाएगा। अथॉरिटी का अंडरमाइन होने का मतलब क्या, कि जो अथॉरिटीज़ हैं इन बॉसेस के पास उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है। अब अथॉरिटी की वैल्यू नहीं रह गई तो फिर काम कैसे चलेगा? तो इसलिए अथॉरिटी अंडरमाइन होने का खतरा लगा रहता है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो डिसिप्लिन है वो जियोपार्डी में चली जाएगी। ठीक है। मतलब कौन किसको फॉलो करे, कौन किसकी बात फॉलो करे, क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है। कौन से रूल को फॉलो किया जाए, क्लियर ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा हैवी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा और केओस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या, वो वाला देने वाला ऑर्डर नहीं, मतलब एक स्टेबल सिचुएशन, हर चीज़ सही जगह पे रहना, सही बात तरीके से करना, लोगों की बातों को फॉलो करना। ठीक है। जो एक स्टेबल इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो फोर्थ चीज़ क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाएगी। तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन मैंने कितने पॉइंट बताएं, 4 पॉइंट बताए। पहली चीज़, अथॉरिटी के अंडरमाइन होने का खतरा है, डिसिप्लिन जियोपार्डी में चली जाएगी, जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो स्टेबिलिटी है वो थ्रेटन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड में ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, और कहीं भी आपको आंसर देना हो तो आप इन डायग्राम्स को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लेके आ जाएगा आपके आंसर में। ठीक है। चलिए, फोर्थ प्रिंसिपल के बाद अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल की। ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल में हमें ये देखना है कि यूनिटी ऑफ कमांड के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, ज़रा ये बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीटली याद रख लीजिएगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक प्री डिफाइंड या डिटरमाइंड गोल होता है। ठीक है। या फिर ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ होता है। ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है। अलग अलग आपके सामने क्या है, डिपार्टमेंट है। ठीक है। अब इन डिपार्टमेंट का भी क्या होता है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लेके आना है, पैसा बचना चाहिए, रिजर्व मेंटेन होना चाहिए। एचआर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेस्ट टू द बेस्ट पर्सनल्स हमें हायर करने हैं इन द मार्केट से। ठीक है। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉपुलैरिटी बढ़े, ब्रांड प्रेफरेंस बढ़े। ठीक है। हमारा मार्केट शेयर बढ़े। ठीक है। सेल्स का अपना ऑब्जेक्टिव क्या हो कि हमारा सेल्स बढ़े। ठीक है। और प्रोडक्शन का अपना ऑब्जेक्टिव क्या हो कि हम वेस्टेज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करें, इफ़िशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से। तो अब देख रहे हो, सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि पैसा बचाएंगे, ये कह रहे हैं कि हम मार्केटिंग खूब करेंगे। तो देखो भाई, इस केस में अगर सब लोग अपना 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 करने लगे तब तो ऑर्गेनाइजेशन गया पानी में। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब लोग की जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत होती है। आप देखते होगे बहुत बार जब चिड़ियाँ उड़ती हैं तो एक कॉमन डायरेक्शंस में उड़ती हैं। ठीक है।
इस तरीके से वी के शेप में, तो ये क्या दिखा रहा है, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दिखा रहा है। सब एक ही साथ एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। अब जैसे प्रोडक्शन, जैसे मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि हमारे को जो मार्केट शेयर है, क्या है, हमारे को जो मार्केट शेयर है वो अपना 10% से 20% करना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल था। अब 10% से 20% मार्केट शेयर करना है तो सबको काम करना पड़ेगा ना, सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना पड़ेगा, मार्केटिंग को खूब एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे, एचआर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ेगा, वो भी सस्ते रेट में। क्या, किस रेट पे, सस्ते रेट पे। तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा और सबके दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई हमारे को मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. So, as per unity of direction, all the units of an organization should be moving towards same direction, ठीक है, और टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि यहीं पे कोऑर्डिनेशन का अल्टीमेट टेस्ट आपको नज़र आएगा. एंड each group of activities having the same objective must have one head and one plan. ओके, यहाँ पे one head और one plan का प्रिंसिपल बड़ा काम करता है कि अगर कोई एक प्लान है, ठीक है, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करके लीड करने वाला क्या करने वाला, लीड करने वाला क्या होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन हेड होता है वो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है. तो ये है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो यूनिटी ऑफ कमांड समझ में आया होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ में आया होगा. यूनिटी ऑफ कमांड में आप इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो और यूनिटी ऑफ कमांड में आप इन चिड़ियों को बना के डायरेक्शन यूज कर सकते हो. बेसिकली आगे जाके एक स्केलर चेन का भी एक डायग्राम बन जाता है, बट आप इसको एज अ चिड़ियों को बना के डायरेक्शन के तौर पर दिखा सकते हो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन सेम डायरेक्शन में मूव करे. डायरेक्शन विच मीन्स व्हाट, ऑर्गेनाइजेशंस गोल, ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट. दैट्स इट. ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स्थ प्रिंसिपल की. ठीक है, सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या है, तो सिक्स्थ प्रिंसिपल कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. देखिएगा, अब देखो भाई, सबऑर्डिनेशन का बेसिक सा मतलब होता है मिक्सअप करना, मिलाना. ठीक है, इंडिविजुअल एक इंसान, ठीक है, और जनरल का मतलब कंप्लीट ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में मार्क कर सकते हो. इंटरेस्ट का मतलब क्या भाई, अपनी प्रायोरिटीज़ एंड ऑल. ठीक है, तो देखो भाई, जनरली आम तौर पे क्या होता है कि अगर कोई एक एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो सिंपली आके काम कर रहा है और उसके काम करने की ऑब्जेक्टिव क्या होएगी, भाई सही टाइम मुझे सैलरी मिल जाए, बस बाकी क्या हो क्या ना हो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है. ठीक है, अब देखो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल को प्रायोरिटी अगर डिज़ाइन करनी हो कि पहले कौन बाद कौन, तो ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट हमेशा प्रायोरिटी में होनी चाहिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट प्रायोरिटी में कैसे, सपोज़ दैट कोई इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गया काम करते करते, अपने बॉस से कह रहे भैया हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ. और एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के पास लॉसेस हो रहे हैं, मतलब उसकी सैलरी बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे बेमतलब का बर्डन आएगा. अब सबको पता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. लोगों ने बैलेंस शीट देखा, पीएल स्टेटमेंट देखा, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सब चीज़ देखा और उसमें दिख रहा है कि हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है. अब उस केस पे एम्प्लॉय का जाके बॉस को धमकाना कि भाई देखो मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा. ठीक है, और छोड़ कर तो जाऊँगा सबको भड़का के भी जाऊँगा.
तो ये केस क्या दिखाता है? ये केस दिखाता है कि आप अपने आप को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। बहुत साफ साफ बोल रहा है कि हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा, हम फॉर श्योर आपको रिटर्न देते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से रिलक्टेंट बिहेव करना कि नहीं हमारे को बढ़ाओ, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ को छोड़ के चले ही जाना चाहिए और मैनेजमेंट को भी इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे अपनी इंटरेस्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे, तो ऐसी वाली बात बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट हैं वो हमेशा प्रायोरिटी में होने चाहिए ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, दैट्स इट। ठीक है, और मैनेजर को ये एक तरीके से इंश्योर करना चाहिए एज अ एग्जाम्पलरी बिहेवियर। क्या? एज अ एग्जाम्पलरी बिहेवियर। मैनेजर को भी अपनी सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पता चला कि भाई मैनेजर ने तो अपनी सैलरी बढ़ा ली, बाकी वो कहते हैं कि भाई लॉस हो रहा है, नहीं बढ़ाएंगे। तो उसको एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को बुला रहे हो, अगर आप एक मैनेजर हो और आप अपने एम्प्लॉय को कह रहे हो कि भाई हमें ओवर टाइम करना है, हमें नाइट शिफ्ट करना है, तो आप एम्प्लॉय से तो नाइट शिफ्ट करवा रहे हो, लेकिन आप नाइट में जाके फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होगा। आप भी रात में साथ में रुको, आप भी दिन में पहले आओ, आप भी मेहनत करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम्पल्स को सेट करोगे, जब आप आपके बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी में नज़र आएगा, तो आपका जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय होगा वो भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखेगा और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेकेंडरी में रखेगा। क्योंकि वही बात है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन अर्न करेगा, तभी तो हमारे को सैलरी भी मिलेगा। यही बेसिक सा फंडा क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, विच मीन्स एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की जो इंटरेस्ट है, वो जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट ऑर्गेनाइजेशन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद कोई एम्प्लॉय प्रायोरिटी में आना चाहिए। तो ये बेसिक सा अप्रोच है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और याद रख लीजिएगा, ये जो प्रिंसिपल है, ये आमतौर पे जो वर्कर की बिहेवियर है उसको एक तरीके से कंट्रोल करने में आपको क्या करता है? मदद करता है। तो उम्मीद है आपको ये 6 प्रिंसिपल्स प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा ब्रशअप कर दे रहा हूँ। फायोल के 14 प्रिंसिपल्स की हमने शुरुआत की थी। सेशन में हमने 6 प्रिंसिपल्स कवर किए। फर्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज़ डिसिप्लिन, फोर्थ इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, fifth is unity of direction, and sixth is subordination of individual interest to general interest. Clear? चलिए इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी सारे प्रिंसिपल्स को कवर अप करेंगे, जो रिमेनिंग आपके आई थिंक 8 प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। कोई भी नोट्स है, कोई भी कंटेंट है जहाँ पे आप इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं तो कीजिए। कोई प्रॉब्लम है ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। गुड बाय एंड बी सेफ।